प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बी पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र की पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपकी जो 3 विधाएं पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तीनों विधाओं में एक तो निबंध संग्रह और एक तो निबंध विधा, दूसरी एकांकी संग्रह की पुस्तक है तो एकांकी विधा, और तीसरा एक रक्त ध्वज नाटक आपके पाठ्यक्रम है तो नाटक विधा। इन तीनों विधाओं के उद्भव और विकास, इनके प्रमुख तत्व से संबंधित समग्र पाठ्यक्रम को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा है। आज हम आपकी निबंध संग्रह की इस पाठ्य पुस्तक को हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें आपके पहला जो निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास हैं। तो आइए हम इस विषय पर चलते हैं। सर्वप्रथम हम थोड़ी सी लेखक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का नाम केवल भारतेंदु जी के बाद आता है, यानी ये बहुत उत्तम कोटि के एक निबंधकार माने जाते हैं। भारतेंदु जी के जस्ट बाद ही इनका नाम आता है। वे हिंदी गद्य के निर्माताओं में हैं। भट्ट जी का जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ और देहावसान यानी इनका निधन जुलाई 1914 में प्रयाग में हुआ। निबंधकार और पत्रकार के रूप में भट्ट जी का अमूल्य योगदान है, ऐतिहासिक महत्व रखते हैं ये। यद्यपि इन्होंने नाटक और कहानियाँ भी लिखी, किंतु निबंधकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने अपने युग के लेखकों को लिखने के लिए काफ़ी प्रेरित किया और हिंदी के विकास की उन्होंने प्रेरणा दी थी। भारतेंदुकालीन लेखकों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये उभर कर आता है कि वे न केवल लेखक थे, बल्कि लेखक के साथ साथ वे एक उत्तम कोटि के पत्रकार भी थे। पत्रकारिता तथा लेखन उनके लिए एक मिशन था, जो हिंदी के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने ग्रहण किया। भारतेंदु जी की प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट जी ने भी इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से 1877 ईस्वी में 1877 में इन्होंने एक पत्र निकाला था, जिसका नाम है हिंदी प्रदीप, जो एक मासिक पत्र था, जिसका इन्होंने 33 ईयर्स तक यानी 33 वर्षों तक उसका प्रकाशन कार्य किया। भट्ट जी का ये प्रयास हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक युग में उनकी असाधारण समर्थता, सक्षमता तथा लगन का सूचक है। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 1000 के करीब निबंध लिखे, जिनमें से 100 से अधिक निबंध अति महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग उन्हें निबंध का एडिशन कहते हैं, कुछ लोग उन्हें निबंध का एडिशन कहते हैं, यानी एडिशन जिस तरह से निबंधकार के रूप में चर्चित हुए थे, उसी तरह से भट्ट जी भी चर्चित हुए। उन्होंने बहुत सारे विषयों पर लिखा, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक विषय शामिल हैं। वे अपने निबंधों में एक नए समाज की रचना करने का स्वप्न देखते हैं। भावों और मनोविकारों पर लिखे गए उनके जो निबंध खड़ी बोली के प्रारंभिक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके निबंधों की सरल भाषा, मुहावरेदार भाषा तथा शब्द चयन की दृष्टि से उदार भाषा अत्यंत समर्थ और शक्तिशाली है। व्यंग्य उनके निबंधों में देखते ही बनता है। चुहलपन, कटाक्ष भावना का अकृत्रिम आवेग, असूचि के त्याग, सूची यानी पवित्रता, असूचि यानी अपवित्रता का त्याग, उत्कटता यानी उत्कृष्टता, शिव को ग्रहण करने की तीव्रता, शिव यानी कल्याण, समाज का कल्याण कैसे हो, हर मानव का कल्याण कैसे हो। तो जो मूल्य ग्रहण करने की जो तीव्र लालसा उनके निबंधों की
निबंधों में हैं, ये उनके निबंधों की अन्यतम विशेषताएं उभर करके आती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य में जो इनके निबंध हैं। आपकी जो निबंध संग्रह पुस्तक है, जिसमें पहला ही निबंध बालकृष्ण भट्ट जी का संकलित है निबंध संग्रह में, और उसका नाम है, शीर्षक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यानी जो साहित्य है वो जन समूह यानी मानव समाज के हृदय का विकास है। यानी जिस समय मानव हृदय जैसा था उसी से अनुप्राणित होकर के साहित्य लिखा गया। यानी तदयुगीन साहित्य को पढ़ने से तत्कालीन मानव हृदय की जो भावनाएं थी वो उस साहित्य में चरितार्थ होती है। यानी साहित्य समाज का दर्पण है, ये बात इस निबंध में वो चरितार्थ करने जा रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट का ये एक प्रमुख निबंध है तथा उनके आलोचनात्मक जो निबंध हैं वो उनके चिंतन के परिचायक हैं। हिंदी आलोचना के इतिहास में संभवतः ये पहला निबंध है जो साहित्य के स्वरूप पर, कि साहित्य क्या होता है, उसका आकार और उसका रूप क्या होता है, उस पर सही तथा व्यापक दृष्टि से ये निबंध विचार करता है। भट्ट जी की ये अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो जाते हैं। ये एक तरह से सुक्तिपरक कथन है उनका, कि यानी किसी देश के, किसी समाज के साहित्य से गुजरने पर, यानी उस साहित्य का अनुशीलन और उसको पढ़ने से उस कौम यानी उस जाति, मानव जाति, चाहे हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, जो भी हो, कौम यानी उस मानव जाति के, हिंदू जाति के सब समय के, यानी उस समय जो जिस समय में वो मानव अपना जीवन यापन कर रहे थे, उस समय के जो आभ्यंतरिक भाव, उस समाज के अंदर छिपे हुए भाव, मानव हृदय में छिपे हुए भाव, वो उस देश के तत्कालीन साहित्य को पढ़ने से प्रकट हो जाते हैं। यानी तत्कालीन समाज कैसा था, मानव समाज कैसा था, उसके हृदय के भाव कैसे थे, वो कैसे सोचता था, कैसे चिंतन मनन करता था, कैसे जीवन यापन करता था, खान पान, वेशभूषा, उसकी जो संस्कृति है, उसका यदि इतिहास को न उठा करके देखें और केवल तत्कालीन साहित्य को हम पढ़ करके देखें तो उसमें मानव जीवन चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम। भट्ट जी उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि वेद हमारे आरंभिक जीवन में व्याप्त उदारता, निष्कपट व्यवहार, भोलापन, प्रकृति प्रेम जैसे गुणों की अभिव्यक्ति देते हैं। यानी वेदों के साहित्य को पढ़ने से हमें तत्कालीन मानव समाज के अंदर छिपे हुए समस्त भाव उभर कर के सामने आ जाते हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है और जटिलताओं तथा विकृतियों का समाज शिकार होता जाता है, वैसे वैसे साहित्य भी इन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति करता चलता है। यानी जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे ही समय के अनुरूप साहित्य में भी बदलाव आता है। ये भट्ट जी के विचार हैं। इतना ही नहीं, साहित्य समाज को इन विकृतियों के प्रति सचेत भी करता चलता है। यानी समाज में जो बदलाव आता है, जो विकृतियाँ आती है, जो कुरीतियाँ जिनका समावेश होता है, साहित्य ही एक नवीन प्रेरणा के साथ समाज को सावधान करता चलता है कि समाज में इन नवीन प्रवृत्तियों पर हमें रोक लगानी होगी, इन प्रवृत्तियों का निराकरण करना होगा। तो साहित्य एक प्रेरक भूमि पे होता है, एक नवीन प्रेरणा समाज को देते चलता है। न केवल तत्कालीन समाज को चित्रण करता है बल्कि उस देश और समाज को वो नवीन प्रेरणाओं से भी रूबरू कराता चलता है। भट्ट जी का ये निबंध एक और उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को प्रकट करता है, क्योंकि वे भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में विकसित होते हुए विभिन्न साहित्यिक स्वरूपों की व्याख्या करते हैं, तो दूसरी ओर वे साहित्य की महत्ता और उपादेयता पर भी अपने विचार व्यक्त करते चलते हैं कि समाज में साहित्य का क्या स्थान है, साहित्य कितना महत्व और अपनी कितनी अहमियत रखता है। क्योंकि इतिहास तो यथातथ्य तथ्यों पर लिखा जाता है, लेकिन साहित्य जो है भावनाओं पर, विचारों पर केंद्रित होता है। तो तत्कालीन समाज को यदि हमें पढ़ना हो, उसका वास्तविक परिचय प्राप्त करना हो, तो न केवल इतिहास को पढ़ना चाहिए बल्कि तत्कालीन समाज में रचित
कवियों साहित्यकारों के द्वारा रचित साहित्य का भी हमें अनुशीलन करना चाहिए, ताकि तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, संस्कृति और मानव हृदयों के विचारों से हम रूबरू हो सकते हैं। यानी साहित्य समाज का दर्पण है, जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य लिखा जाएगा। ये इस निबंध का सारांश है। एक तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये निबंध है, प्रथम निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, और मैंने इस निबंध को 20 बिंदुओं में विभाजित किया है। तो उन बिंदुओं पर हल्का सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप होता है। यानी तत्कालीन जो समाज होता है, उस समाज में जैसा साहित्य लिखा गया तो उस समाज से प्रेरित होकर के ही साहित्य रचा जाता है। तो समाज में जो उत्तम कोटि के जो मूल्य होते हैं, उन मूल्य को साहित्य ग्रहण करता है, कवि ग्रहण करता है, और अपनी लेखनी के माध्यम से एक आदर्श रूप समाज का प्रस्तुत करता है। तो अगले दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। समाज जो है, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। यानी साहित्य में जिन विचारों, जिन भावनाओं और जिन परंपराओं का उल्लेख होता है, वो तत्कालीन समाज से अनुप्राणित होता है। तत्कालीन समाज की जो परंपराएं हैं वो ही साहित्य में उल्लेखित होती है। यानी जैसा मनुष्य का व्यक्तित्व और उसका चरित्र होता है, वैसा ही वो साहित्य में उभर कर आता है। प्राकृतिक नियमों का अनुसरण, यानी कहने का तात्पर्य साहित्य जो है प्रकृति के जो नियम है, सुख और दुख, जिस तरह से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख प्राकृतिक नियमों की तरह आते रहते हैं, तो साहित्य में भी सुखद समाज होगा तो सुखद स्थिति का चित्रण होगा, और दुखद समाज है तो दुखद भावनाओं और विचारों का चित्रण होगा। तो प्राकृतिक नियमों का साहित्य अनुसरण करता है। वैदिक साहित्य में उच्चतम कोटि के मूल्य थे, क्योंकि वैदिक समाज ही एकदम सीधा सादा, सहज, सरल, सादा जीवन, उच्च विचार का समाज था, इन विचारों से अनुप्राणित था। तो वेदों के साहित्य को पढ़ने से तत्कालीन मानव जीवन को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और उनके मूल्यों से हम अवगत हो सकते हैं। वैदिक साहित्य में जन समूह जो था, उनमें कुरीतियों का अभाव था। यानी वैदिक समाज में कुरीतियों का अभाव था, एकदम साफ सुथरा समाज था, और वैसा ही तत्कालीन साहित्य हमें वेदों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। तो वेदों के अध्ययन से तत्कालीन समाज से हम रूबरू हो जाते हैं। इसी तरह से आगे चल कर के जो उपनिषद साहित्य जो होता है, उसमें जो जन समूह हैं वो ईश्वर के प्रति आस्तिक था। प्रत्येक विषय वस्तु में उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए, चाहे पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हो, इन सभी में उन्होंने विराट सत्ता यानी परमात्मा के दर्शन किए हैं और उनके प्रति पूज्य भाव रखा है। स्मृतियों का जो साहित्य है, वहाँ से सामाजिक नियमों का सूत्रपात होता है। सामाजिक नियम कैसे बने, वर्ण व्यवस्थाएं कैसे बनी, आश्रम कैसे बने, इन सभी का चित्रण हमें स्मृतियों के साहित्य में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि तत्कालीन समाज ही ऐसा था और वैसा का वैसा, जैसा समाज था वैसा ही साहित्य चित्रित होकर के हमारे सामने आता है। रामायण व महाभारत का जो साहित्य है, उस समय का जैसा समाज था, जैसे समाज में परंपराएं थी, जैसी भावनाएं थी, हृदय की जो भावनाएं थी या मन के मस्तिष्क के जो विचार थे, वो तत्कालीन साहित्य में उभर कर आते हैं। तो रामायण और महाभारत को पढ़ने से तत्कालीन समाज से हम परिचित हो जाते हैं। इसी तरह से इसी निबंध में लेखक ने महानतम कवि वाल्मीकि जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखा, भविष्य दृष्टा महाकवि व्यास जी के बारे में लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य के महत्व पर भी केंद्रित होकर के लेखक ने अपनी टिप्पणियाँ लिखी हैं। पुराणों के साहित्य के बारे में भी लेखक ने बताया है कि विविध जो मतवाद हैं उनका प्रचार प्रसार, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र आदि का जो समावेश होता है वो पुराणों में होता है। तो पुराण साहित्य को पढ़ने से तत्कालीन समाज की जो पौराणिक जो परंपराएं थी वो इससे उभर करके सामने आती हैं, उससे हम परिचित हो जाते हैं। और साहित्य में सामाजिक जीवन की एक तरह से अभिव्यक्ति होती है। जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य लिखा जाता है। यानी समाज और साहित्य एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। प्राकृत साहित्य में जो तत्कालीन समाज था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके उपदेश किस तरह से समाज में प्रचारित हुए थे, उनका प्रचार प्रसार हुआ था और लोगों ने उनको कितना माना, तो ये प्राकृत साहित्य को पढ़ने से हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की परंपराओं, उनके नियमों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। सामाजिक जीवन कभी एक सा नहीं रहता है। यानी
सामाजिक जीवन जिस तरह से बदलता जाता है उसमें परिवर्तन होता जाता है। जैसे वेदों का साहित्य एकदम सहज सरल उभर कर का आता, तो तत्कालीन समाज में भी कुटिलता और कुरीतियों का समावेश नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे समाज बदलता जाता है साहित्य में भी वैसे वैसे ही परिवर्तन आते जाते हैं। अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तदयुगीन भाव विचार के अनुरूप साहित्य सृजन, यानी जैसे भाव तत्कालीन समाज के होते हैं, जैसी विचारधाराएं, जैसी परंपराएं, जैसा समाज होता है, जैसे उसकी सोच विचार और चिंतन, वैसा ही साहित्य तत्कालीन साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया है। तो उस साहित्य का अध्ययन करने मात्र से हम तत्कालीन समाज से पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, वहाँ के विचार कैसे थे, लोगों के हृदय के विचार और भावनाएं कैसी थी। समाज के जो आंतरिक भाव होते हैं वो साहित्य में प्रकट होते हैं। तो लेखक ने यहाँ साहित्य और समाज में अटूट संबंध बताया है। जैसा समाज होगा वैसा साहित्य लिखा जाता है। तो समाज के समस्त विचार और चिंतन भाव सब कुछ साहित्य में प्रकट होते हैं। रामायण के समय के जो आदर्श मूल्य थे वो आदर्श मूल्य महाभारत में आकर के अवमूल्यन उनका होता है, उनका पतन हो जाता है, वो एक तरह से अवगुण हो जाते हैं। यानी रामायण के गुण जो है महाभारत में अवगुण बन जाते हैं, क्योंकि छल कपट की भावनाएं, लोभ लालच की भावनाएं, ये जो है रामायण में हमें देखने को नहीं मिलती, ये महाभारत में हमें देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य महाभारत में आकर के समाज विकृतियों से ग्रस्त होता है, मूल्यों का पतन होता है। तो रामायण को पढ़ने से हम तत्कालीन समाज से अच्छी तरह से अवगत हो सकते हैं। और इसी तरह से लेखक ने पद्मावत व पृथ्वीराज रासो के तत्कालीन समाज, तत्कालीन परिवेश, परिस्थितियाँ आदि का उल्लेख भी किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि साहित्य जो है तत्कालीन मानव समाज का जो हृदय है, उसके हृदय के जो भाव और मस्तिष्क के जो विचार हैं, उनका विकास साहित्य को पढ़ने से होता है। यानी जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे वैसे साहित्य का विकास भी हुआ। साहित्य उन्हीं परंपराओं से होते हुए वो आगे बढ़ता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, और इस निबंध का पूरा सारांश लेखक परिचय, इस निबंध में क्या व्यक्त हुआ है, वेदों से लेकर के वर्तमान काल तक के समस्त समाज के बारे में लेखक ने बताया है, और साथ में दोनों में तालमेल और समन्वय किया है कि ये तत्कालीन समाज था और वैसा ही समाज हम तत्कालीन साहित्य को उठा करके देखते हैं तो वैसा का वैसा ही साहित्य में भी चित्रण हुआ। लेखक जो आगे चलते हुए वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत और वर्तमान काल के समाज की चर्चा करते हैं, और तत्कालीन समय में रचित जो साहित्य हैं उस साहित्य को भी उठा करके उसका अध्ययन भी करते हैं। साथ ही वो दोनों में तालमेल बैठाते हैं कि ये समाज ऐसा था, और इस साहित्य में भी लेखकों ने, साहित्यकारों ने वैसे ही समाज का चित्रण किया है। तो एक तरह से ये जो पूरा सारांश मैंने इन 20 बिंदुओं में निकाला आपके सामने, इन 20 बिंदुओं में इस निबंध पर आप अच्छी तरह से लेखन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस निबंध की PDF मैंने बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी हैं। आप वहाँ से इस निबंध का अच्छी तरह से अध्ययन करें। मैंने निबंध को पूरी तरह से समझा दिया है, इसका सारांश मैंने आपके सामने बिंदुवार रख दिया है। आप जैसे जैसे इस निबंध को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये निबंध आपके समझ में आता जाएगा। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।